पिछले भाग में हमने देखा साजिद और वाजिद रायजादा परिवार पर हमला करते हैं और गायत्री जी अपनी शक्तियों का उपयोग करके रायजादा मेंशन को बर्फ से ढक देती हैं। रायजादा परिवार का मुखिया उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गायत्री जी उसे हरा देती हैं और घोषणा करती हैं कि रायजादा परिवार अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस बीच रायजादा परिवार के मुखिया को दो बुजुर्ग योद्धाओं बड़े बुजुर्गों द्वारा मदद मिलती है। बड़े बुजुर्ग गायत्री जी साजिद और वाजिद से लड़ते हैं और एक भयंकर लड़ाई होती है। जैसे ही लड़ाई जारी रहती है, रायजादा परिवार के मुखिया को एक फीनिक्स की छाया द्वारा सहायता मिलती है। फीनिक्स गायत्री जी पर हमला करता है और कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें यह जानने के लिए छोड़ दिया जाता है कि आगे क्या होगा। अब आगे फीनिक्स की आग का गोला गायत्री जी की तरफ तेजी से बढ़ा। आखिरी क्षण में गायत्री जी ने भी अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और अपने हाथों से एक नीली बर्फ की दीवार बना ली। फीनिक्स का गोला दीवार से टकराया, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरा शहर हिल गया। धूल मिटने के बाद गायत्री जी दीवार के पीछे खड़ी थीं, जो अब दरारों से भरी हुई थी। उन्होंने फीनिक्स को देखा, जो अब एक विशाल अग्निपक्षी के रूप में प्रकट हुआ था। उसके पंख आग की लपटों से बने थे और उसकी आंखें तेज लाल थीं। तुम कौन हो? गायत्री जी ने पूछा। उनकी आवाज में गुस्सा था। फीनिक्स ने एक गर्जना की, जिसने हवा को हिला दिया। फिर एक गहरी आवाज में उसने जवाब दिया, मैं रायजादा परिवार का संरक्षक हूं, तुम उन तक नहीं पहुंच पाओगी। गायत्री जी हंस दी। मैंने कई शक्तिशाली प्राणियों का सामना किया है, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। फीनिक्स ने फिर से गर्जना की और गायत्री जी पर आग का गोला फेंका। गायत्री जी जल्दी से पीछे हट गईं और एक बर्फ का गोला फेंककर जवाबी कार्रवाई की। दोनों गोलों का हवा में टकराव हुआ, जिससे एक चमकदार रोशनी निकली। इसी समय साजिद और वाजिद बड़े बुजुर्गों से लड़ रहे थे। लड़ाई काफी कड़ी थी। बड़े बुजुर्ग कुशल योद्धा थे और उनके पास सदियों का अनुभव था। साजिद और वाजिद अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने प्राचीन युद्ध तकनीकों और शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया। लड़ाई के बीच में आकाश से एक चमकदार रोशनी गिरी। यह रायजादा परिवार का मुखिया था, जिसे फीनिक्स ने अपनी शक्ति से ठीक कर दिया था। वह युद्ध स्थल पर उतरा और गायत्री जी को घूरते हुए बोला, तुमने मेरा परिवार नष्ट करने का साहस किया है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगी। रायजादा मुखिया ने अपनी तलवार निकाली और गायत्री जी पर हमला कर दिया। गायत्री जी फीनिक्स से लड़ने में व्यस्त थीं, इसलिए वह मुखिया के हमले के लिए तैयार नहीं थीं। तलवार उनके कंधे को चीर गई। गायत्री जी चीखीं और फीनिक्स से पीछे हट गईं। गायत्री जी ने अपनी ताकत को मार्शल बुजुर्ग तक सीमित कर लिया था। वह नहीं चाहती थीं कि कोई उन्हें पहचाने या किसी और की नजर उन पर पड़े। वैसे उन्हें डर नहीं लगता था, लेकिन वह बेवजह ध्यान नहीं खींचना चाहती थी। इसी वजह से वह घायल हो गईं। तुम्हें चोट लगी है, साजिद चिल्लाया और बड़े बुजुर्गों को छोड़कर अपनी बहन की तरफ दौड़ा। साजिद दौड़कर गायत्री जी के पास पहुंचा और उन्हें सहारा दिया। वाजिद भी उनके पास आया। रायजादा मुखिया और फीनिक्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उन्होंने गायत्री जी को कमजोर कर दिया है और अब उन्हें हराना आसान होगा। गायत्री जी ने अपने कंधे पर लगे जख्म को देखा। दर्द तेज था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज था उनका गुस्सा। तुमने मुझसे बहुत बड़ी गलती की, गायत्री जी ने धीमे स्वर में कहा। उनकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। अचानक गायत्री जी के शरीर से एक नीली रोशनी निकली। रोशनी तेजी से फैली और पूरे युद्ध स्थल को ढक लिया। रायजादा मुखिया, फीनिक्स, मार्शल बुजुर्ग और साजिद वाजिद सभी इस अचानक फैली रोशनी से चौंधिया गए। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने देखा कि गायत्री जी का रूप बदल गया है। अब उनके सिर पर बर्फ का मुकुट था, उनके कंधों पर बर्फ का कवच था और उनके हाथों में बर्फ की तलवारें थीं। उनकी आंखें तेज नीली हो गई थीं और उनके चेहरे पर ठंडे क्रोध का भाव स्पष्ट झलक रहा था। अब तुम सब मेरा असली रूप देखोगे, गायत्री जी ने एक गहरी कठोर आवाज में कहा। उन्होंने तुरंत ही हमला कर दिया।
उन्होंने एक बर्फ की तलवार से रायजादा मुखिया पर वार किया। मुखिया ने अपनी तलवार से वार को रोका, लेकिन बर्फ की तलवार इतनी तेज थी कि वह सीधे मुखिया की तलवार को काटकर उनके सीने पर जा लगी। मुखिया चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। फीनिक्स ने तुरंत गायत्री जी पर आग का गोला फेंका, लेकिन गायत्री जी ने अपनी दूसरी बर्फ की तलवार से उसे काट दिया। बर्फ की तलवार आग के गोले को चीरती हुई सीधी फीनिक्स की ओर बढ़ी। फीनिक्स ने अपने पंखों से एक तेज हवा का झोंका पैदा किया और उस गोले को अपनी ओर से हटा दिया। मार्शल बुजुर्ग भी इस अवसर का फायदा उठाना चाहते थे। वे गायत्री जी पर एक साथ टूट पड़े। एक बुजुर्ग ने अपने भाले से हमला किया, जबकि दूसरे ने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया। गायत्री जी तुरंत पीछे हटी और एक बर्फ की दीवार बना ली। भाला और कुल्हाड़ी दीवार से टकराए, जिससे बर्फ के टुकड़े इधर उधर उड़ गए। साजिद और वाजिद भी वापस लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने मार्शल बुजुर्गों पर हमला कर दिया और अपनी अग्नि शक्तियों का इस्तेमाल किया। युद्ध स्थल पर अब आग और बर्फ का नृत्य हो रहा था। एक तरफ गायत्री जी थीं, जो फीनिक्स से लड़ रही थीं। दूसरी तरफ साजिद और वाजिद मार्शल बुजुर्गों से लड़ हुए थे। लड़ाई बहुत भयंकर थी। हर तरफ तलवारें टकरा रही थीं, आग की लपटें उठ रही थीं और बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। शहर के बाशिंदे अपने घरों में छिप गए थे और इस भयानक लड़ाई को दूर से देख रहे थे। इसी बीच आर्यन और मारिया होटल में बैठकर इंतजार कर रहे थे। उन्हें शहर में हो रही लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता था। मारिया बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। आखिर गायत्री जी गईं कहां? उसने आर्यन से पूछा। आर्यन को भी कुछ पता नहीं था। मुझे नहीं पता, उसने उत्तर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी होटल के कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक अजनबी व्यक्ति अंदर आ गया। वह एक लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसके सिर पर सफेद बाल थे और उसकी आंखें नीली थीं। उसने एक लंबा नीला कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी। आर्यन और मारिया चौंक गए। आप कौन हैं? आर्यन ने पूछा। मैं तुम्हारी मां का एक पुराना मित्र हूं, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम आजाद है। आप गायत्री जी को जानते हैं? मारिया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, आजाद ने जवाब दिया। वह इस समय राजधानी में खतरे में है। मुझे आप दोनों को उनके पास ले जाना है। खतरे में? आर्यन और मारिया एक साथ बोले। हाँ, आजाद ने कहा। उन्हें रायजादा परिवार से लड़ना पड़ रहा है और उनके पास फीनिक्स नाम का एक शक्तिशाली सहयोगी भी है। आर्यन अपनी मां के बारे में जानकर उत्साहित था, लेकिन यह जानकर चिंतित भी था कि वह खतरे में है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उसने दृढ़ता से कहा। मारिया सहमत थी। बिल्कुल, हमें जाना चाहिए, आजाद ने मुस्कुराया। समझदारी की बात है। अब मेरे पीछे आओ। आजाद ने अपनी छड़ी को हवा में उठाया और उससे एक नीली रोशनी निकली। रोशनी ने कमरे को घेर लिया और फिर अचानक आर्यन, मारिया और आजाद गायब हो गए। उसी समय युद्ध स्थल पर लड़ाई जारी थी। गायत्री जी फीनिक्स से लड़ रही थीं। उनकी बर्फ की तलवारें आग के पक्षी के खिलाफ चमक रही थीं। साजिद और वाजिद मार्शल बुजुर्गों से लड़ रहे थे, आग और धुएं का गुबार उठाते हुए। फीनिक्स बहुत शक्तिशाली था। वह आग के गोलों की बौछार कर रहा था, जिससे गायत्री जी को लगातार बचाव करना पड़ रहा था। लेकिन गायत्री जी भी कमजोर नहीं पड़ रही थीं। वे फीनिक्स पर बर्फ के तीर चला रही थीं, जिससे आग के पंखों पर जख्म हो रहे थे। लेकिन लड़ाई लंबे समय तक चल नहीं सकती थी। गायत्री जी अपनी नई शक्ति का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर रही थी। फीनिक्स भी थकने लगा था, लेकिन उसके पास गायत्री जी से ज्यादा सहन शक्ति थी। इसी बीच आकाश में एक नीली रोशनी चमकी। रोशनी धीरे धीरे नीचे आ रही थी और जल्द ही आजाद, आर्यन और मारिया युद्ध स्थल के बीच में प्रकट हुए। सभी ने उन्हें अचंभे से देखा। फीनिक्स ने गायत्री जी पर हमला करना बंद कर दिया और आजाद को घूरने लगा। तुम कौन हो? फीनिक्स ने पूछा। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। मैं आजाद हूं, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। और मैं गायत्री जी की मदद करने आया हूं, फीनिक्स ने गर्जना की। तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, आजाद ने मुस्कुराया। हम देखेंगे, उसने कहा और अपनी छड़ी को ऊपर उठाया। छड़ी से एक तेज नीली रोशनी निकली, लेकिन रोशनी गोले से होकर गुजरी
और सीधे फीनिक्स से जा टकराई। फीनिक्स चीख उठा क्योंकि रोशनी उसके आग के शरीर में जल गई। यह एक अजीब दृश्य था। आग का पक्षी दर्द से तड़प रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए गायत्री जी ने फीनिक्स पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी बर्फ की तलवारों से तेजी से वार किया, जिससे फीनिक्स के पंख और ज्यादा जख्मी हो गए। फीनिक्स दर्द से चीखता रहा और हवा में अनियंत्रित रूप से घूमने लगा। इधर बड़े बुजुर्ग भी भौंचक के रह गए। उन्होंने कभी भी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी जो आग को जला सके। वे एक पल के लिए लड़ाई रोककर आजाद को घूरते रहे। साजिद और वाजिद भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाते हुए बड़े बुजुर्गों पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी अग्नि शक्तियों को और तेज कर दिया, जिससे बड़े बुजुर्गों को पीछे हटना पड़ा। युद्ध स्थल पर हंगामा मचा हुआ था। फीनिक्स दर्द से चीख रहा था। गायत्री जी उस पर हमला कर रही थी। आजाद फीनिक्स को अपनी नीली रोशनी से जला रहा था और साजिद और वाजिद मार्शल बुजुर्गों से लड़ रहे थे। आर्यन और मारिया यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आर्यन अपनी मां को इस नए रूप में देखकर हैरान था। वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। मारिया भी गायत्री जी की शक्ति से प्रभावित थी, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी थी। ये लड़ाई बहुत खतरनाक लग रही थी। इसी बीच रायजादा मुखिया, जो पहले गायत्री जी के हमले से घायल हो गया था, धीरे धीरे उठा। वह कमजोर था, लेकिन गुस्से से भरा हुआ था। उसने देखा कि फीनिक्स दर्द से तड़प रहा था और गायत्री जी उस पर हावी हो रही थी। मुखिया ने फैसला किया कि वह एक बार फिर से कोशिश करेगा। वह अपनी तलवार उठाकर गायत्री जी की तरफ लपका। गायत्री जी फीनिक्स से लड़ने में व्यस्त थीं और मुखिया के हमले को नहीं देख पाईं। तलवार सीधे गायत्री जी की पीठ में घुसी। गायत्री जी चीख उठी और लड़खड़ा गई। उनकी बर्फ की तलवारें उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गईं। फीनिक्स इस मौके का फायदा उठाकर गायत्री जी से दूर उड़ गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। आर्यन चीख उठा, मां! और मारिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। साजिद और वाजिद भी अपनी लड़ाई रोककर गायत्री जी की तरफ दौड़े। रायजादा मुखिया जोर से हंसने लगा। उसने सोचा कि उसने जीत हासिल कर ली है। उसने गायत्री जी को बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन गायत्री जी अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने धीरे से घुमाकर मुखिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी क्रोध की चमक थी। तुम मुझे कमजोर समझते हो? गायत्री जी ने धीमे स्वर में कहा। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन दृढ़ थी। अचानक गायत्री जी के शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि सभी लोग अपनी आंखें मूंद लेने को मजबूर हो गए। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने देखा कि गायत्री जी का गुस्सा अब तक बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तभी उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें बताती हूं कि ताकत क्या होती है। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर की सील खोल दी, जिससे पूरे स्थान पर एक अलग सी ठंडक छा गई। इस वक्त तक उनका स्तर मार्शल पूर्वज तक बढ़ गया था। उनके सिर पर एक बर्फ का ताज था, जिसमें नीला पत्थर जड़ा था, जो मीलों दूर तक चमक रहा था। उनके इस रूप में आते ही आजाद, साजिद और वाजिद तीनों घुटनों के बल बैठ गए और बोले, बर्फ की सम्राज्ञी अमर रहे। उनकी यह आवाज पूरे राजधानी में फैल गई। इस वक्त गायत्री जी बहुत गुस्से में थीं। उन्होंने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ को ऊपर उठाया, जिससे उनके हाथ में नीले रंग की तलवार आ गई। उन्होंने इस तलवार को फीनिक्स की तरफ तेजी से फेंका। तलवार इतनी तेज थी कि किसी को कुछ भी नहीं दिखा। अगले ही पल फीनिक्स का सिर धड़ से अलग हो गया। एक बार फिर उन्होंने तलवार उठाई और सीधे कुलपरा मुख की ओर फेंका। उसका भी सिर धड़ से अलग हो गया। उनकी यह बेरहमी देखकर वहां खड़ा हर आदमी कांप रहा था। इस वक्त वह बेकाबू हो चुकी थीं। उनके शरीर से बहुत सी तलवारें निकलीं, जिन्होंने वहां खड़े रायजादा परिवार के सभी योद्धाओं को मार गिराया। उनका अभी भी रुकने का कोई इरादा नहीं था। तभी उन्होंने वहां खड़े एक बड़े बुजुर्ग की तरफ देखा, जो उनका नाम सुनते ही कांपने लगा। उसी वक्त उनके सामने आर्यन और मारिया आ गए। आर्यन बोला, मां, आप होश में आइए, क्या हुआ है आपको? मारिया को तो उनसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ी और गायत्री जी को गले लगा लिया।
इतना सुनते ही गायत्री जी शांत हो गई। तभी उन्हें महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने आजाद की ओर देखा, जिसे देखते ही आजाद जी समझ गए। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई, जिससे एक पोर्टल बन गया। सभी लोग उसके सहारे होटल पहुंच गए। उनके जाते ही वहां 3 लोग आ गए। वे कोई और नहीं, त्रिनेत्र एकेडमी के बड़े बुजुर्ग, शर्मा परिवार और तीनों परिवारों के कुलपति वहां पर आ चुके थे। तभी शर्मा परिवार के बड़े बुजुर्ग बोले, वो बूढ़ा नहीं दिख रहा। तभी उन सभी के कानों में एक गहरी आवाज आई, कौन बूढ़ा? बूढ़ा होगा तू, मेरी अभी उम्र ही क्या है। तभी शर्मा परिवार के बुजुर्ग बोले, हां, बाल रंगवा लेने से कोई जवान नहीं हो जाता। उनकी बात सुनकर सभी लोग थोड़े शांत हो गए। तभी एकेडमी के बड़े बुजुर्ग बोले, हमें यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह था कौन, जिसने एक बार में पूरी रायजादा फैमिली को लगभग खत्म कर ही दिया। तभी ठाकुर परिवार के हेड बोले, मुझे पता चला है कि रायजादा परिवार का संरक्षक भी उस आदमी को नहीं रोक पाया था। दरअसल बात यह है कि वह संरक्षक भी कम नहीं था। वह एक रैंक 6 का बीस्ट और एक मार्शल सम्राट था। वे लोग ये सोचकर ही सिहर उठे कि आखिर वो औरत कितनी ताकतवर रही होगी, क्योंकि उनके पास तो कोई भी मार्शल सम्राट नहीं था। सिर्फ एकेडमी की लीडर थी, पर वह कहां रहती थी कोई नहीं जानता था। उसे तो किसी ने देखा भी नहीं था, सिवाय कुछ बड़े बुजुर्गों के। शर्मा परिवार के महान बुजुर्ग भी हमेशा एकांत में ही रहते थे। जब तक शर्मा परिवार पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर नहीं आ जाता, तब तक वे बाहर नहीं आ सकते थे। और तीसरा, रायजादा परिवार का संरक्षक पंछी था। अब वह भी नहीं रहा। मगर आज तक कोई भी राज परिवार की असली ताकत को नहीं जानता था। वे लोग अपनी ताकत को हमेशा छुपाकर रखते थे। कहा जाता है कि एक बार एक मार्शल सम्राट और 10 मार्शल बुजुर्गों ने मिलकर राज परिवार पर हमला कर दिया था, पर आज तक उनमें से कोई भी दोबारा सामने नहीं आया। कहा जाता है कि राज परिवार में एक चरम मार्शल सम्राट है। तभी बड़े बुजुर्ग की नजर जमीन पर पड़ी एक मोटी चीज पर पड़ी, जो कि एक कान की बाली थी। उन्होंने जब ये देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। फिर उनकी नजर आगे पड़े खून पर गई। उन्होंने उस खून को अपनी उंगली पर उठाया और वह जान गए कि यहां पर कौन आया था। तभी छोटे बुजुर्ग आए और बोले, बड़े बुजुर्ग, क्या हुआ है? क्या आपको कुछ पता चला है? उनकी यह बात सुनकर बड़े बुजुर्ग ने कहा, मुझे एक पल के लिए लग रहा है कि ये कौन है। चलो हम एकेडमी में बात करेंगे। उनकी बात सुनकर छोटे बुजुर्ग मान गए। तभी शाही परिवार के प्रधानमंत्री का ध्यान उन दोनों पर पड़ गया, जो बहुत गंभीर लग रहे थे। तभी वह बोले, क्या बात है बड़े बुजुर्ग, आपको कुछ पता चला है? कौन है इसके पीछे? बड़े बुजुर्ग ने साफ साफ मना कर दिया। उनके मना करने के बाद उन सभी को थोड़ा खतरा महसूस हुआ, क्योंकि कोई आता है और अपने रातों रात एक पूरे परिवार को खत्म करके चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तभी शर्मा लॉरवर के हेड बोले, हमें यह अच्छे से छानबीन करनी होगी। क्या पता उसने हम पर भी हमला कर दिया तो हमें भी बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या पता उसके बाद वह दोनों परिवारों को निशाना बनाए। प्रधानमंत्री ने अपना सिर हां में हिला दिया और बोले, इस जांच के लिए हमें आप सभी की मदद की जरूरत पड़ेगी। उनकी बात पर सभी ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वे सभी वहां से चले गए। उनके जाते ही छोटे बुजुर्ग बोले, बड़े बुजुर्ग, मुझे पता है कि आपको पता चल गया है कि ये सब किसने किया है। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, हमारी एकेडमी के हेडमास्टर ने। उनके इतना कहते ही छोटे बुजुर्ग ने कहा, क्या हमारे हेडमास्टर ने अकेले ही पूरे रायजादा परिवार को खत्म कर दिया? तो वह आखिर कितने ताकतवर हैं और वह सबके सामने आते क्यों नहीं? तभी बड़े बुजुर्ग बोले, मुझे आज तक पता नहीं चला कि उनका असली स्तर क्या है। रही बात सबके सामने आने की, तो वह किसी भी जिम्मेदारी से दूर रहते हैं। उनका कहना है कि जब तक एकेडमी खतरे में नहीं पड़ेगी, तब तक वह सामने नहीं आएंगे। इतना कहकर उन्होंने एक आह भरी। उसके बाद वे दोनों भी वहां से चले गए। इधर दूसरी तरफ होटल में वे सभी लोग पहुंच गए थे, मगर इस वक्त आर्यन और मारिया का मुंह खुला का खुला रह गया था। वे दोनों अभी तक गायत्री जी के उस भव्य
और खतरनाक रूप को नहीं भूल पाए थे। तभी उनके कानों ने हेमंत जी की आवाज सुनी। उन्होंने कहा, आप लोग आ गए? सभी लोग बिना बताए वहां से चले गए थे। तभी हेमंत जी की नजर आजाद जी पर पड़ी तो वह उन्हें घूरने लगे। उधर आजाद जी भी उन्हें घूर रहे थे, लग रहा था जैसे कोई दुश्मन हो। तभी वो बोले, यह आदमी क्या कर रहा है यहां? आजाद जी की बात सुनकर गायत्री जी बोली, उन्होंने रायजादा परिवार को छोड़ दिया है, अब वे हमारे साथ रहेंगे। उनकी यह बात सुनकर आजाद जी के चेहरे पर एक टेंशन आ गई, क्योंकि वह कुछ ऐसा जानते थे जो गायत्री जी उस राज से बिल्कुल अनजान थी। दरअसल हेमंत जी गायत्री जी को पसंद करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने आज तक शादी नहीं की थी। आजाद जी हेमंत जी के दोस्त थे, इसीलिए वह उनके हाल को अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने हेमंत जी को गायत्री जी के पास रहने की सलाह दी थी। वैसे तो आज तक रायजादा परिवार में किसी ने गायत्री जी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हमेशा अपने चेहरे पर नकाब पहनती थीं। फिर भी हेमंत जी उन्हें पसंद करने लगे थे, पर वह भी जानते थे कि गायत्री जी शादीशुदा हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी गायत्री जी से कुछ नहीं कहा। उधर गायत्री जी उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थीं, इसलिए वह उनके बारे में नहीं सोच सकती थी। आर्यन अपने ध्यान से वापस आया और बोला, माँ, ये लोग कौन हैं? मैंने कभी भी इन्हें नहीं देखा। जानने के लिए सुनिए महाबली आर्यन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वैसे तो आज तक रायजादा परिवार में किसी ने गायत्री जी के चेहरे को नहीं देखा था, क्योंकि वह हमेशा अपने चेहरे पर नकाब पहनती थीं। पर फिर भी हेमंत जी उनको पसंद करने लगे थे। लेकिन वह भी जानते थे कि गायत्री जी शादीशुदा हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी गायत्री जी से कुछ नहीं कहा। उधर गायत्री जी उनको अपना बड़ा भाई मानती थीं, इसलिए वह उनके बारे में नहीं सोच सकती थीं। आर्यन अपने ध्यान से वापस आया और बोला, माँ, ये लोग कौन हैं? मैंने कभी भी इन्हें नहीं देखा। उसके इतना कहते ही गायत्री जी बोली, दरअसल ये तुम्हारे मामा हैं आजाद शर्मा, और ये दोनों हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, साजिद और मजीद। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है अब तक। आर्यन को पहली बार अपनी मां पर शक हो रहा था, क्योंकि उनके गुस्से में आते ही तीनों उनके सामने झुक गए थे। फिर उसे लगा कि अगर कोई बात होगी तो उसकी मां उसे खुद बता देंगी। तभी गायत्री जी बोली, देखो बेटा, कुछ सवालों का जवाब न मिलना ही कुछ वक्त के लिए हमारे खातिर और हमारे किसी अपने के खातिर अच्छा होता है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर यकीन मानो, हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर आर्यन बोला, मां, कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि आप अपनी सारी परेशानी मुझे बताओगी। तभी गायत्री जी बोली, ठीक है, तो सभी आराम कर लें, बाकी हम लोग कल बात करेंगे। तभी आजाद जी बोले, मैं हेमंत के साथ रहूंगा, मुझे उससे कुछ काम है। उनकी बात सुनकर गायत्री जी उन दोनों को घूरने लगी। उनके घूरते ही हेमंत जी बोले, तुम्हें नहीं पता है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत दिन के बाद मिले हैं, तो यह मुझसे बात करना चाहता होगा। इतना कहते ही गायत्री जी को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने उन दोनों को गौर से देखा। उनके ऐसे देखते ही दोनों घबरा गए। तभी उन्होंने कहा, चलो ठीक है, और वहां से चली गईं। उनके जाते ही दोनों की सांस में सांस आई। इसके बाद वे दोनों एक कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद आर्यन और मारिया भी चले गए। इस वक्त वे दोनों बहुत थक गए थे। उनके पास बात करने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए दोनों जल्द ही सो गए। वहीं दूसरी तरफ हेमंत जी और आजाद जी दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। तभी आजाद जी बोले, देखो हेमंत, मैं जानता हूं कि तुम उससे प्यार करने लगे हो। तुम्हारा गायत्री के साथ आने का कारण तुम्हारा परिवार नहीं, बल्कि तुम्हारा प्यार है। पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम जिससे प्यार करते हो, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। यहां तक कि इस पूरे महाद्वीप में भी कोई उसके लायक नहीं है। यहां तक कि आर्यन का जो पिता है, वो सिर्फ एक उंगली के इशारे से इस पूरे ग्रह को बर्बाद कर सकता है। उनकी बात सुनकर हेमंत जी बिल्कुल अचंभे में पड़ गए थे। तुम्हारा मतलब क्या है? आर्यन का पिता आखिर है कौन? इतना कहते ही आजाद जी बोले,
तुम बस इतना जान लो कि ये दोनों माँ और बेटा जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं गायत्री का भाई हूं, तो ये गलत है। आर्यन के पिता ने मेरे कुल प्रमुख को यह कहा था कि तुम इनका ध्यान रखना जब तक आर्यन मार्शल लॉर्ड न बन जाए। उसके मार्शल लॉर्ड बनने के बाद वह उसे कुछ बताएंगे। देखो, आर्यन के पिता को भी गायत्री के परिवार के सामने झुकना पड़ता है। अब तुम खुद ही सोच लो कि जिस आदमी के सिर्फ एक उंगली के इशारे से यह पूरा ग्रह मिट सकता है, वह आदमी भी किसी के सामने झुकता है। उसकी वजह क्या है? और मैंने यह भी सुना है कि आर्यन के परिवार का जो कुलपति है वह आर्यन को मरवाना चाहता है। मुझे बस यही पता है, इसलिए हम लोग यहां आए हैं ताकि आर्यन की हिफाजत की जा सके। लेकिन अब हमें इस जगह को छोड़ना होगा। उनकी यह बात सुनकर हेमंत जी को समझ आ रहा था कि वह कितनी बड़ी गलतफहमी में थे। वो प्यार कर बैठे थे और गायत्री जी बस उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थीं। उनके लिए यही बड़ी बात थी। तभी वो आजाद जी से बोले, ठीक है, अब छोड़ो। इतना सच पचाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं खुद को संभाल लूंगा। उनकी बात सुनकर आजाद जी मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान देखकर हेमंत जी को गुस्सा आ रहा था। वो बोले, तुम कैसे दोस्त हो? तुम्हारे दोस्त का दिल टूटा है, तुम्हें मुझे दिलासा देना चाहिए और तुम मुझ पर हंस रहे हो। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि तुम मेरे दोस्त ही नहीं हो। उनकी ये बात सुनकर तो आजाद जी की हंसी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो बोले, हाय मेरे मजनू, खुद को संभाल लो, नहीं तो तुम्हारे लव राइवल को पता लग गया तो तुम फिर लव करने के लायक नहीं रहोगे। उनकी बात पर हेमंत जी ने मुंह बना लिया और एक तरफ सो गए। उनके सो जाने के बाद आजाद जी ने कहा, मेरे दोस्त, तुम गायत्री बहन से जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। शायद तुम जानते नहीं कि वो कौन है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। इतना बोलकर वो एक कोने में बैठ गए और मेडिटेशन करने लगे। वहीं दूसरी ओर गायत्री जी बहुत बेचैन थीं। उन्हें भी पता चल गया था कि आउटर सिंह परिवार के कुलपति ने आर्यन को मारने की साजिश की है। वो जानती थीं कि अब वह ज्यादा दिन इस साम्राज्य में नहीं रह सकती। उन्हें यह साम्राज्य छोड़ना होगा, नहीं तो हो सकता है कि सिंह परिवार का कोई न कोई आ ही जाए। वो अपनी चोटों से अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। तभी उन्होंने दांत पीस कर कहा, जिस दिन मैं अपनी शक्ति के चरम पर दोबारा पहुंचूंगी, उस दिन उसे पता लगेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। तभी उन्हें याद आया कि आर्यन मार्शल भावना पर पहुंच गया है। उन्होंने सोचा कि पहले यह जांचेंगे कि उसका मार्शल भावना कहीं सिंह तो नहीं। उन्होंने सुबह उठने के बाद आर्यन की मार्शल स्पिरिट को जांचने का फैसला किया। अगली सुबह आर्यन के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। आर्यन और मारिया अब भी सो रहे थे। तभी उन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिससे आर्यन उठा और दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोलते ही आर्यन ने देखा कि उसके दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि उसकी मां खड़ी थी। तभी वह जम्हाई लेते हुए बोला, जी मां, बोलो क्या बात है? गायत्री जी उसकी यह हालत देखकर मुस्कुराने लगी और उसे छेड़ते हुए बोली, लगता है हमारे साहबजादे को किसी ने रात भर सोने नहीं दिया। उनकी यह बात सुनते ही आर्यन की नींद पूरी तरह उड़ गई। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपनी नजरें चुराकर थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल थोड़ा थक गए थे तो सुबह नींद नहीं खुली। उसकी यह हालत देखकर गायत्री जी खिलखिलाकर हंसने लगी। आर्यन ने न जाने कितने दिनों बाद अपनी मां को इतना खोलकर हंसते हुए देखा था। उन्हें हंसता देख आर्यन के चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान आ गई। तभी गायत्री जी बिल्कुल शांत हो गईं और बोली, हमें आपसे कुछ बात करनी है, चलिए मेरे साथ। उनके इतना कहते ही आर्यन भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक खाली जगह पर पहुंच गए। वहां आने के बाद गायत्री जी ने कहा, आप मुझे अपना मार्शल भावना दिखाएं। उनके इतना कहते ही आर्यन थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसके गुरु ने उसे अपने मार्शल भावना के बारे में किसी से भी न बताने को कहा था, चाहे वो उसकी मां ही क्यों न हो। आर्यन थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर उसने अपना मार्शल भावना बाहर कर दिया। उसके इतना करते ही उसके पीछे 5 मीटर लंबा एक ड्रैगन घूमने लगा। जैसे ही वह ड्रैगन बाहर आया, गायत्री जी पर भी एक दबाव आने लगा।
उनके खून में एक दबाव महसूस हुआ। तभी वो सकपका गईं और खुद से बोली, ड्रैगन भगवान का स्पिरिट। इतना कहते ही उन्होंने अपनी थोड़ी सी शक्ति छोड़ी, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी उनका ध्यान ड्रैगन के ताज पर गया, जहां पर 3 रोशनियां जगमगा रही थीं और बाकी 3 पत्थरों का रंग फीका था, जिससे उन्हें समझ में आ गया कि क्या हुआ है। दरअसल आर्यन के बारे में पहले ही एक भविष्यवाणी हुई थी, जिससे हर कोई आर्यन को मारना चाहता था। इसी कारण उन्होंने आर्यन को वहां से चुपके से निकालकर यहां लाने का फैसला किया था। अब वो समझ गई थीं कि वह भविष्यवाणी बिल्कुल सच थी। तभी उन्होंने अपने रक्तसार को निकाला, जिससे वह बर्फ का मूल शक्ति बना सकती थीं। उन्होंने आर्यन को उस रक्तसार को एब्जॉर्ब करने को कहा। आर्यन बिल्कुल हैरान था, क्योंकि उसने पहले ही 2 ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब किया था। उसे अपना पिछला हाल याद था, जिस वजह से वह यह करना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मां के जिद करने पर उसे यह करना पड़ा। तभी आर्यन ध्यान में चला गया। ध्यान में जाते ही गायत्री जी ने अपनी रक्तसार को आर्यन की ओर भेजा। वह सीधे जाकर उसके दिल में समा गया। रक्तसार के अंदर जाते ही आर्यन तड़पने लगा। उसकी रक्तवाहिकाएं फटने लगीं, उसका खून जमने लगा। ऐसा होते ही आर्यन को बहुत तकलीफ होने लगी। उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका माथा दर्द से फटने लगा। तभी उसके चारों तरफ बर्फ जमने लगी। जब गायत्री जी ने आर्यन की यह हालत देखी तो उनका दिल तड़पने लगा। वह जल्दी से आर्यन के पास पहुंची और उन्होंने अपनी अंदरूनी ताकत उसके अंदर डालना शुरू किया। उनके ऐसा करते ही आर्यन का दर्द थोड़ा कम होने लगा, लेकिन अब भी वह दर्द उसकी सहन शक्ति के बाहर था। गायत्री जी कह रही थी, बेटा कोशिश करो, हिम्मत मत हारना। उनके इतना कहते ही आर्यन ने जोर से दहाड़ मारी। उसके चिल्लाने से वहां का पूरा इलाका कांपने लगा। तभी उसके पीछे मार्शल भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही वहां सब कुछ धुंधला होने लगा। तभी वहां एक नीला फिनिक्स आ गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। वह फिनिक्स की छाया कोई और नहीं, गायत्री जी की ब्लड लाइन थी। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, जिसकी वजह से आर्यन अपनी होश खोने लगा था। आर्यन के इस दर्द को देखकर गायत्री जी को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उनसे आर्यन का दर्द सहा नहीं जा रहा था, लेकिन वह जानती थीं कि इस वक्त वह कुछ नहीं कर सकती। तभी उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने पास से अमृत का बोतल निकाला और आर्यन को 2 घूंट पिला दिया, जिसकी वजह से आर्यन के शरीर में एक ऊर्जा का सैलाब आ गया। तभी आर्यन के पीछे एक ड्रैगन की छाया प्रकट हो गई। फिर ड्रैगन और मार्शल भगवान की छाया उस फिनिक्स से लड़ने लगी, लेकिन वे अब भी उस फिनिक्स पर भारी नहीं पड़ पा रहे थे। तभी आर्यन ने फिर से एक दहाड़ लगाई। उसी क्षण आर्यन के पीछे मार्शल भगवान और ड्रैगन दोनों एक हो गए। उनके एक होते ही वह ड्रैगन फिर से ड्रैगन भगवान की छाया बन गया। अब वह छाया फिनिक्स की छाया पर भारी पड़ने लगी। वह देवी छाया ने उस फिनिक्स को पूरी तरह लपेट लिया, जिससे फिनिक्स अब खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वह छटपटाने लगा। उसकी चीखों से वहां के सभी पक्षियों और जानवरों पर दबाव बढ़ने लगा। तभी आर्यन ने और जोर लगाया, जिससे ड्रैगन ने उस फिनिक्स को निगल लिया। उसके निगलते ही देवी छाया बिखर गई। उसके बिखरते ही आर्यन के मुंह से भी खून निकलने लगा। लेकिन आर्यन ने खुद को संभाला और फिर से कोशिश करने लगा। उसने अपनी अंदरूनी ताकत को सही से इकट्ठा किया और अपनी ब्लड लाइन को जागृत कर दिया। उसके इतना करते ही उसके पीछे दोबारा एक छाया बनने लगी। इस छाया के बनते ही वहां का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर वहां कोई मार्शल बुजुर्ग भी होता तो उसे भी झुकना पड़ता। फिर भी गायत्री जी वहां से थोड़ा पीछे हट गईं। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन के पीछे एक 10 मीटर लंबा सुनहरा ड्रैगन उड़ रहा था, जिसके ऊपर 2 सफेद पंख थे, जिनसे अत्यधिक ठंडक निकल रही थी। वहीं उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का था और उस पर कहीं कहीं नीली और कहीं सफेद रंग की धारियां थीं। इस वक्त वह ड्रैगन बिल्कुल किसी शासक की तरह लग रहा था, जिसके सामने सब फीके पड़ रहे थे। गायत्री जी को भी अपनी ब्लड लाइन में दबाव महसूस हो रहा था। आर्यन पूरे 4 घंटे तक ध्यान में बैठा रहा। तभी उसके चारों ओर का वातावरण अस्थिर होने लगा।
आसपास की सारी ऊर्जा आर्यन के शरीर में प्रवेश करने लगी। थोड़ी ही देर में एक छोटा सा विस्फोट हुआ, जिसके बाद सब कुछ शांत हो गया। तभी आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त सुनहरी रोशनी थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसका ड्रैगन गायब हो गया। उसके बाद आर्यन ने अपनी ताकत को महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत अब मार्शल भावना के आखिरी चरण पर पहुंच गई है। इससे आर्यन को बहुत खुशी हुई। आखिरकार उसने अपनी मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ा ही दिया था। वह जल्दी से जल्दी मार्शल पूर्वज बनना चाहता था, क्योंकि उसके पूर्वज ने बताया था कि वह मार्शल पूर्वज बनने के बाद ही अपने परिवार की खोज शुरू कर सकता है। आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने सामने देखा, उसकी मां उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी गायत्री जी ने कहा, आखिरकार तुमने मेरा भी ब्लड लाइन अनलॉक कर ही दिया। यह सुनते ही आर्यन अपना सिर खुजलाने लगा। तभी मारिया जी बोली, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर एक तलवार की भावना है, इसीलिए मेरे पास केवल ये 2 ही तकनीकें हैं जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने आर्यन को 2 सुनहरे स्क्रॉल दे दिए। स्क्रॉल लेते ही आर्यन ने उन्हें अपने पास रख लिया। वह अभी किसी को अपने वर्चुअल स्पेस के बारे में नहीं बता सकता था, इसलिए उसने स्क्रॉल को अपने साइड पॉकेट में रख दिया। ऐसा करते ही गायत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी उन्होंने अपने पास से एक स्पेस रिंग निकालकर आर्यन को दी और बोली, बेटा, यह एक स्पेस रिंग है जिसमें आप सामान को रख सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी एक बूंद खून इस रिंग में डालनी होगी, जिससे यह आपकी हो जाएगी। उनके इतना कहने पर आर्यन ने उस रिंग को लिया और उस पर अपनी एक बूंद खून गिरा दिया। जैसे ही आर्यन का खून उस रिंग पर गिरा, वह रिंग चमकने लगी। फिर थोड़ी देर में वह पहले जैसा ही हो गया। तभी चेक करने के लिए आर्यन ने अपने दोनों स्क्रॉल्स को उस रिंग में डालना कहने पर आर्यन ने उस रिंग को लिया और उस पर अपनी एक बूंद खून गिरा दिया। जैसे ही आर्यन का खून उस रिंग पर गिरा, वह रिंग चमकने लगा। फिर थोड़ी देर में वह पहले जैसा ही हो गया। तभी चेक करने के लिए आर्यन ने अपने दोनों स्क्रॉल उस रिंग में डाल दिए। उसे इस वक्त लग रहा था कि उसे कोई जादुई चीज मिल गई हो। आर्यन जब अपने पिछले जन्म में पुरानी किताबों या पॉकेट एफएम के नोवेल में सुनता था कि हीरो के पास जादुई रिंग होती है, तो उसे बहुत ही अचंभा होता था कि इतनी सारी चीजें एक छोटी सी रिंग में कैसे आ सकती हैं। उसे यह सब फालतू का ड्रामा लगता था, लेकिन आज उसे समझ आया कि यह सब कितना रियल था। फिर उसने खुद को शांत किया। तभी उसे समझ आया कि उसकी मां आज उससे अजीब सा व्यवहार कर रही है। इसीलिए उसने कहा, मां, कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहती हो? गायत्री जी थोड़ा सकपका गईं और बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। चलो, हमें आए हुए बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। उनकी बात आर्यन को अजीब लगी, पर वह अपनी मां को और परेशान नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद वे दोनों होटल आ गए। होटल आते ही गायत्री जी सीधे अपने कमरे की ओर चली गईं और आर्यन भी अपने की ओर चला गया। इस वक्त सभी अपने में बिजी थे। तभी आर्यन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि मारिया इधर से उधर कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसके आते ही उसने सवालों की झड़ी लगा दी। तुम इतने सुबह कहां चले गए थे? तुम्हें पता है मुझे कितना टेंशन हो रहा था। उसकी ये बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा। फिर बोला, अरे शांत तो हो जाओ मेरी मां, मैं बताता हूं कि कहां गया था। मैं मां के साथ बाहर गया था, थोड़ा काम था। तभी मारिया बोली, मां के साथ गए थे? चलो, तब ठीक है। इसके बाद उसे थोड़ी राहत हुई। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस दस्तक से मारिया पूरी तरह झुंझला गई और बोली, कोई मुझे चैन से रहने भी नहीं देता अपने पति के साथ। उसके इतना कहते ही आर्यन बोला, ओहो, पति के साथ? जैसे ही आर्यन ने यह बात कही, मारिया शर्मा गई। जल्दी से दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, कोई दरवाजे पर है, मैं देख कर आती हूं। इतना बोलकर वह जल्दी से दरवाजा खोलने चली गई। आर्यन ने जब मारिया को ऐसे शर्माते देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर वह जल्दी से फ्रेश होने चला गया। इधर दरवाजे पर मारिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने हेमंत जी खड़े थे। तभी उनकी नजर मारिया पर पड़ी।
जिसका चेहरा अभी भी शर्म की वजह से लाल था। लेकिन हेमंत जी को समझ में नहीं आया कि मारिया का चेहरा क्यों लाल है। इसीलिए उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? हेमंत जी की बात सुनते ही मारिया का चेहरा और भी लाल हो गया। तभी वह बोली, नहीं पिताजी, सब ठीक है, मैं कुछ काम कर रही थी, इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। आप बताइए, आप किसी काम से आए थे? तभी हेमंत जी बोले, बेटा हां, मैं तो भूल ही गया था। फिर वह बोले, तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम लोग यहां से जा रहे हैं। उनके इतना कहते ही मारिया बोली, अब कहां जाना है? हेमंत जी बोले, मारिया बेटा, हमें नहीं पता, गायत्री बहन ने हमसे बोला है। उनकी यह बात सुनकर मारिया बोली, ठीक है, आप जाइए, मैं अभी आती हूं। इतना बोलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। तभी वह बोले, क्या जमाना आ गया है, बाप के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो बोले, पता नहीं क्यों, पर शादी के बाद मारिया थोड़ी बदल गई है। वो अपना सिर खुजलाते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही आर्यन भी फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसने पूछा, कौन था? तभी मारिया बोली, पापा थे, बोले कि मां ने कहा है कि हम आज ही यहां से जा रहे हैं। इतना कहते ही आर्यन के कानों में तुषार जी की आवाज आई, आर्यन बेटा, तुम इस वक्त उनके साथ जाने से मना कर दो। आर्यन को यह बहुत अजीब लग रहा था। उसने कहा, आप जानते हैं कि मां मेरे बगैर नहीं रह सकती, फिर भी आप बोल रहे हो कि मैं जाने से मना कर दूं? उसकी ये बात सुनकर तुषार जी बोले, देखो बच्चे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मां का साथ छोड़ना ही होगा। तुम्हारी मां के तुम्हारे साथ रहने से तुम्हें ताकत मिलती है कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हें खुद को इतना ताकतवर बनाना होगा कि कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली तक न उठा सके। उसकी ये बात सुनकर आर्यन को समझ आया कि गुरु क्या कहना चाहते थे। वो भी जानता था कि जब तक वास्तविक खतरे से उसका सामना नहीं होगा, तब तक वह अपने आप को नहीं निखार सकता। और वह जानता था कि उसकी मां के रहते हुए कोई भी खतरा उसे महसूस तो छोड़ो, छू भी नहीं सकता। तभी मारिया बोली, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। आर्यन बोला, कुछ नहीं, मां बुला रही हैं, हमें चलना चाहिए। आर्यन की बात सुनकर मारिया बोली, हां, मैं तो भूल ही गई थी, चलो। दोनों अपने कमरे से सीधे गायत्री जी के कमरे की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद आर्यन और मारिया दोनों गायत्री जी के रूम में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही सारे लोग मौजूद थे। आर्यन ये सब देखकर बहुत हैरान था। तभी वह गायत्री जी से बोला, मां, क्या बात है, आज सभी को क्यों आना पड़ा? जानने के लिए सुनिए महाबली आर्यन सिर्फ पॉकेट FM पर।